हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम मौर्यकालीन समाज और उसके प्रकार की व्यवस्थाएं देख रहे थे कि मौर्य काल में जो शासन था वह किस प्रकार से जो चलता था। तो आपको मैं बता दूं कि किसी भी देश का शासन, अगर उसके हमें यह देखना है कि उसका देश जो है किस प्रकार से चलता है, तो उसकी तीन इकाइयां जो होती हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो यह तीनों चीज़ें जिस प्रकार से आज अलग अलग तीनों अंग होते हैं, वर्तमान भारत में भी आप जो देखते हो, तो उसी प्रकार से कुछ मौर्य काल में भी हुआ करता था। तो आज हम बात करेंगे मौर्यकालीन समाज की न्यायपालिका व्यवस्था की। तो जिस देश का न्याय सिस्टम जो होगा, जुडिशियरी सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा, उसी राज्य की जो जनता है वो इतनी खुश रहेगी, क्योंकि सबको न्याय मिलेगा। तो यही न्याय व्यवस्था के लिए मौर्य समाज जो था या फिर मौर्य काल जो था, अपना बहुत बेहतर ढंग से जाना जाता है। तो मौर्य काल में मैं न्याय व्यवस्था में आपको बता दूं कि जिस प्रकार से नीचे के लेवल से ऊपर के लेवल तक आज के जमाने में कोर्ट होते हैं, उसी प्रकार से कोर्ट्स हुआ करते थे, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट और जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो इसी प्रकार से मौर्य वंश में भी कोर्ट्स हुआ करते थे, जो कि निचले स्तर से लेकर गांव स्तर जो था, गांव के स्तर से, और पाटलिपुत्र जहां की इनकी राजधानी हुआ करती थी वहां तक इनके न्यायालय हुआ करते थे। तो इन सब में न्यायालयों में जो सबसे प्रमुख था वह था पाटलिपुत्र या फिर पटना, जो वर्तमान में है वह न्यायालय। तो न्यायालय जो था, एक था पाटलिपुत्र न्यायालय, उसके बाद जनपद स्तरीय न्यायालय थे द्रोणामुख, संग्रहण, स्थानीय न्यायालय और ग्राम न्यायालय। तो पाटलिपुत्र न्यायालय से लेकर जनपद स्तरीय न्यायालय भी थे, जिनको द्रोणामुख, स्थानीय न्यायालय और ग्राम न्यायालय, यहां तक के न्यायालय जो है मौर्य समाज में थे। तो इन न्यायालयों में मैं बात करूं तो पटना वाला या फिर पाटलिपुत्र न्यायालय और ग्राम न्यायालय, इन दोनों न्यायालयों को छोड़ दिया जाए, मतलब सबसे एपेक्स और सबसे लोएस्ट। तो इन दोनों न्यायालयों को छोड़ दिया जाए, तो उसके बाद जैसे जनपद स्तरीय न्यायालय बचता है, द्रोणामुख, संग्रहण, यह जो न्यायालयों के नाम थे, ये सारे न्यायालय जो थे वह दो स्तर पर बटे हुए थे। तो यह न्यायालय किसने, दो स्तर पर बटे हुए थे। और दोनों स्तरों पर बंटने का कारण यही था कि आजकल जैसे अपराध होते हैं, आप देखते हो तो अपराध भी दो तरह के होते हैं, कुछ होते हैं फौजदारी और कुछ जो होते हैं वह होते हैं सिविल अपराध। तो फौजदारी मामले और दीवानी मामले, दो तरह के मामले जो हैं कोर्ट्स में जाते हैं। तो यही दो स्तर थे जिनके बेस पर मौर्य काल में न्यायालय जो है बटे हुए थे। कौन कौन से न्यायालय, जैसे द्रोणामुख था, ग्रामीण न्यायालय को छोड़ने के बाद संग्रहण, और एक न्यायालय जो छोड़ देते थे वह कौन सा था, वह था पाटलिपुत्र। मतलब पाटलिपुत्र और ग्राम न्यायालय को छोड़कर बाकी सारे जो न्यायालय थे मौर्य काल में वह दो स्तर पर बटे हुए थे। तो दोनों स्तर थे, एक में सुने जाते थे दीवानी मामले और दूसरे में सुने जाते थे फौजदारी मामले। तो जिनमें दीवानी मामले सुने जाते थे उस न्यायालय को कहा जाता था धर्मस्थीय न्यायालय। तो धर्मस्थीय न्यायालय जो थे वहां दीवानी मामले सुने जाते थे, और एक न्यायालय था कंटक शोधन। तो कंटक शोधन जो न्यायालय थे वहां फौजदारी मामले सुने जाते थे। तो आप यहाँ देखोगे कि दीवानी मामले जो थे वह होते थे जैसे कर्ज से जुड़े हुए मामले, जमीन से जुड़े हुए मामले। तो यह सारे मामले जो है दीवानी मामले माने जाते हैं। और फौजदारी मामले वह थे जैसे लड़ाई, दंगा, चोरी, लूट, डकैती, यह सारे मामले फौजदारी मामले हुआ करते थे। तो फौजदारी मामले जो थे यह एक गंभीर टाइप के अपराध थे, तो इन गंभीर अपराधों के लिए दंड व्यवस्था भी गंभीर थी। तो यहाँ पर मौर्य काल में मृत्यु दंड तक का प्रावधान था। तो अगर ऐसे मामले थे फौजदारी मामले, उनमें मृत्यु दंड तक का भी प्रावधान था, किसमें, मौर्य काल में। तो इनकी इतनी स्ट्रांग न्याय व्यवस्था थी। प्रदेष्टा जो था, प्रदेष्टा न्यायाधीश को कहा जाता है, और यह जो फौजदारी मामले थे कंटक शोधन न्यायालय, उसी के न्यायाधीश को प्रदेष्टा कहा गया है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मौर्यकालीन राजस्व की, या फिर मैं कहूँ तो अर्थव्यवस्था की। तो किसी भी वर्ग, देश या फिर किसी भी जगह का अगर उसकी राजस्व जो है वहाँ से इकट्ठा होता है, या फिर उस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, तो वह जो देश है वह अपनी विकास या फिर प्रगतिशील देश के रूप में माना जाएगा। तो सबसे जरूरी है राजस्व या फिर कर व्यवस्था जो है स्ट्रांग होना। तो कर व्यवस्था या फिर राजस्व जो है, तो यह कहाँ से आती थी,
यह करों के माध्यम से आती थी, जो कि लोग क्या है वसूला करते थे। तो कर वसूलेंगे, राजस्व वसूलेंगे। तो यहाँ पर मौर्य काल में अलग अलग टाइप के कर थे, जैसे कि भूमि कर, सिंचाई कर, यह सारे कर जो थे वही लोगों से वसूले जाते थे, और व्यापार कर, यह सारे कर जो है वसूले जाते थे। जिसमें कि सबसे बड़ा जो अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था की मैं बात करूं तो शुरुआत से लेकर और आज तक भी जो कृषि है, कृषि ने अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। तो मौर्य काल में भी जो सबसे ज़्यादा कर या राजस्व वसूला जाता था वह किसानों से ही वसूला जाता था, या फिर कहूँ तो कृषि वाला जो भाग था उसी से आता था। तो कृषि वाला जो भाग था वह 1/6 से लेकर 1/4वां भाग राजस्व के रूप में वसूलते थे। कौन? मौर्यकालीन लोग या फिर अधिकारी। तो राजस्व अधिकारी होते थे, जैसे मैंने आपको बताया था, समाहर्ता, सन्निधाता। तो यह जो है अपने जो किसानों से कर वसूलते थे, और यह कर जो होता था उनकी उपज का 1/6 से 1/4वां भाग होता था। तो यह भूमि कर देगा। उसके बाद में व्यापार कर की बात करूं तो व्यापार कर जो था वह 1/10वां भाग होता था। जहां पर स्पेशली जो मौर्य काल था वहां जब वो लोग सिंचाई की व्यवस्था करते थे किसानों के लिए, या फिर नहरें निकाल कर, तो नहर या फिर कुछ झील बना देते थे, तो उन झीलों के माध्यम से जब वह सिंचाई करवाते थे तो जिन किसानों को सिंचाई का पानी पहुंचता था उन्हें सिंचाई कर देना होता था, और यह जो सिंचाई कर था 1/5 से 1/3वां भाग हुआ करता था। तो आप यही देखोगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था, चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात के पास में एक सुदर्शन झील थी उसका निर्माण कराया था। तो सुदर्शन झील का निर्माण गुजरात में चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, और यही जो थी सिंचाई के लिए इस झील का निर्माण कराया था। बाद में आप अगले इतिहास में पढ़ोगे, जब नेक्स्ट वीडियोज में बताऊंगा कि उस झील का पूर्ण जीर्णोद्धार कराता है कौन? रुद्रदामन, जो कि एक शक सेनापति था। तो यहां पर हमने देखा सिंचाई कर 1/5 से 1/3वां भाग होता था। अब जाहिर सी बात है कि जब लोगों को टैक्स देना है तो टैक्स की कुछ चोरी करने वाले भी होते होंगे। भाई सीधी बात है, कुछ लोग जब टैक्स देंगे तो कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो टैक्स चोरी करते होंगे। तो जो लोग टैक्स की चोरी करते थे उनके लिए मौर्य काल में मृत्यु दंड का प्रावधान था। यहाँ से जीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो टैक्स चोरी करते थे उनके लिए मौर्य काल में क्या प्रावधान था, तो ऐसे लोगों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान था। मैं व्यापार की बात करूं तो मौर्य काल में जो व्यापार था कपड़े का या वस्त्र का व्यापार सबसे ज्यादा होता था, और व्यापार के लिए अलग अलग बंदरगाह जो थे उनका प्रयोग में लिया जाता था। तो हम देखेंगे कि मौर्य काल में 3 बंदरगाह थे, वह बहुत ज्यादा फेमस थे, जिसका नाम था एक भड़ौच या फिर बेरीगाजा या फिर भृगुकच्छ, यह एक ही बंदरगाह के नाम है। तो भड़ौच बंदरगाह जो गुजरात में पड़ता है, यह ट्रेड करने के लिए, आयात निर्यात के लिए सबसे फेमस था। तो पश्चिम के गुजरात में भड़ौच, और साथ में ही एक ताम्रलिप्ति बंदरगाह था जो कि पश्चिम बंगाल में था, यह पूर्वी तट पर था। तो भड़ौच गुजरात में, ताम्रलिप्ति पश्चिम बंगाल में, और सोपारा जो था यह बंदरगाह महाराष्ट्र में पड़ता था। तो 3 बंदरगाह जो प्रमुख थे किसके लिए? ट्रेड या व्यापार करने के लिए मौर्य काल में। अब मैं बात करूं मौर्य काल में प्रांतीय प्रशासन, तो मौर्य काल जो था वह छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था। तो यहाँ हम देखेंगे कि इतने बड़ा देश जिस पे कि आज आधुनिक भारत से भी बड़े देश पर मौर्यों ने अपना शासन किया था, तो उस शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए इन्होंने क्या किया था कि अलग अलग प्रांतों में पूरे भारत को विभाजित कर दिया था या फिर विभक्त कर दिया था। तो यहाँ हम देखेंगे कि 5 प्रांत जो थे वह भारत में होते थे। एक प्रांत जो है, सबसे पहले मैं बात करूँ प्रांतों के नाम, तो उत्तरापंथ, दक्षिणापंथ, प्रासी, मध्य या पूर्वी प्रांत। साथ में ही अवंती जो था यह अलग से प्रांत था, और एक प्रांत होता है कलिंग प्रांत। तो उत्तरापंथ, दक्षिणापंथ, प्रासी, मध्य या फिर अवंती प्रांत और कलिंग प्रांत, यह 5 प्रांतों में पूरा मौर्य जो था, मौर्य शासन या फिर मौर्य साम्राज्य जो है विभक्त था। इन्हीं प्रांतों को साथ में क्या कहा गया है मौर्य काल में? चक्र भी कहा गया है। तो 5 चक्रों में मौर्य काल का जो शासन था वो विभाजित था। जो उत्तरापंथ था उसकी राजधानी तक्षशिला में थी। उत्तरापंथ जो था उसकी राजधानी तक्षशिला में थी। दक्षिणापंथ की राजधानी थी वह थी स्वर्णागिरी में, और जो मध्य था या फिर मैं कहूँ तो मेन राजधानी थी वह थी पाटलिपुत्र। तो मध्य प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी, और अवंती जो कि अलग से प्रांत था उसकी राजधानी उज्जैनी थी। और जिस कलिंग पर अशोक ने विजय प्राप्त की थी तो यह कलिंग प्रांत था, और कलिंग की राजधानी थी तोसली। तो आपने देखा 5 प्रांत या 5 चक्रों में पूरा साम्राज्य बटा हुआ था। अब यह जो प्रांत थे
क्योंकि मुख्य रूप से जो पाटलिपुत्र वाला इलाका था राजधानी, वहाँ का हेड तो राजा होता था, लेकिन इन प्रांतों का जो हेड था वह राजा का पुत्र होता था, और राजा का पुत्र जिसको कि हम कुंवर या फिर राजकुमार कहते हैं। तो इन प्रांतों का जो मुखिया होता था वह राजा का पुत्र होता था, जिनका कुंवर या फिर राजकुमार उन पर शासन करते थे। प्रांत भी अपनी छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त थे, जैसे सबसे पहले देश, उसके बाद प्रांत, और प्रांत भी छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त थे या बटे हुए थे, जैसे कि विषयक, जो विषयक थे, गांव थे। तो इन सारी चीज़ों में प्रांत बटे हुए थे। तो प्रांत फर्दर डिवाइडेड थे विषयक में, विषयक फर्दर डिवाइडेड थे गोपा में। जो गोपा था वह 10 गांवों को मिलाकर बनता था, और जो गांव सबसे छोटी इकाई थी शासन की वह होते थे गांव। तो आपने देखा प्रांत, प्रांत के बाद विषयक, और विषयक के बाद गोप, और एक गोप में 10 गांवों को, समूह को गोप कहा जाता था, और गांव सबसे छोटी इकाई शासन की हुआ करती थी। और आप यह भी देखोगे कि मौर्य काल में शहर भी मिलते हैं। जो शहर थे इनकी आबादी गांवों से ज़्यादा होती थी, और इनकी प्रशासन व्यवस्था के लिए मौर्य काल में आप देखोगे कि 5-5 समितियां 6 समितियां बनाई गई थी, जिनमें कि 5-5 लोग होते थे। तो जिस प्रकार से सेना के रखरखाव के लिए भी 6 समितियां थीं, प्रत्येक में 5 सदस्य थे, इसी प्रकार से जो शहर थे या नगर थे उनकी शासन व्यवस्था देखने के लिए भी 6 समितियां थीं, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। तो यह था मौर्य काल का प्रांतीय प्रशासन के, उनका प्रशासन जो है किस प्रकार से जो साम्राज्य था वह बटा हुआ था। अब हम बात करेंगे मौर्यकालीन समाज। तो समाज की स्थिति को पढ़ना किसी भी राजा या फिर किसी भी देश की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि उस देश की या फिर उसके देश के राजा की स्थिति क्या रही होगी। तो समाज को पढ़ने के लिए हम इसको 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे। एक जो है समाज वह कौटिल्य के अनुसार, और दूसरा जो है समाज वह हम पढ़ेंगे मेगास्थनीज के अनुसार। तो मौर्य काल में ये 2 ही बहुत बड़े इतिहासकार रहे हैं, जिसकी कि कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, और मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में इंडिका में समाज को बांटा गया है। तो मेगास्थनीज और कौटिल्य दोनों के विचार जो हैं यह अलग अलग आपको मिलेंगे, क्योंकि जो था कौटिल्य वह तो भारत का था, तो उसको तो यहाँ की सारी स्थिति पता थी। मेगास्थनीज था यह तो वैसे ही था, मतलब बाहर से आया हुआ था, तो इसको भारत के बारे में इतना पता नहीं था। तो इसने अपनी जो कहानी है, अपने जो, जैसे ये यूनानी था तो अपने देश में, जहाँ उसके देश में किस प्रकार के लोग थे, समाज किस प्रकार था, वहाँ की स्थितियाँ क्या थी, तो उन्हीं के उस पर उनकी जो मन की धारणा थी वह उसी वहाँ से जुड़ी हुई थी। लेकिन क्योंकि कौटिल्य जो था वह भारतीय था, तो इसने समाज को भारत के हिसाब से बताया है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो कौटिल्य जो था उसने समाज को 4 भागों में विभक्त बताया गया है। तो 4 भाग जो कि हम आर्य समाज से ही पढ़ते आ रहे हैं, आर्यों के काल से ही, जिसके बाद जैसे वेदों में हमने देखा था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यह 4 वर्ग, इन्हीं की जिक्र यहाँ भी कौटिल्य करता है अपनी अर्थशास्त्र में कि मौर्य काल में भी समाज जो है 4 भागों में विभक्त था। लेकिन चूंकि मेगास्थनीज विदेशी था तो इसने बताया है कि जो मौर्य काल में समाज जो था वह 7 प्रकार से बटा हुआ था या फिर 7 वर्गों में बटा हुआ था। इसके पीछे का कारण यह है कि जो मेगास्थनीज है उसने समाज को उनके कार्य के आधार पर बांटा है। जैसे जैसे लोग कार्य करते थे उसने उसी कार्य के हिसाब से लोगों को समाज में बांट दिया है। कि यह बताता है कि 7 प्रकार के वर्ग थे, लेकिन जाति के आधार पर कौटिल्य ने बांटा है, इसलिए यह 4 प्रकार के बताता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जब हम देखेंगे, हमने देखा था जब हम ऋग्वेद में हम देखते थे कि ब्राह्मण जो था सबसे ऊपर होता था, लेकिन बुद्ध काल तक आते आते क्षत्रियों ने ब्राह्मणों के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था, और क्षत्रिय जो है बहुत ऊपर के तबके के माने जाने लगे थे। लेकिन मौर्य काल के आते आते तक जो ब्राह्मण थे उन्होंने अपनी दोबारा से स्थिति को वापस ले लिया, और जो ब्राह्मण थे वह सबसे ऊपर हो जाते हैं। तो आप देखोगे कि मौर्य काल में या फिर मौर्य काल जो था इसमें ब्राह्मण जो थे यह अच्छे अच्छे कार्यों को किया करते थे, जैसे पुरोहित का कार्य, तो बड़े बड़े जो कार्य थे वो ब्राह्मण ही करते थे। तो यहाँ मौर्य काल में ब्राह्मण अपना वर्चस्व दोबारा से स्थापित कर लेते हैं। तो
कौटिल्य ने यह भी बताया है जो ब्राह्मण थे वह बहुत सारी जो टैक्सेस वगैरह देने पड़ते थे उनसे वह मुक्त थे और इनके लिए भूमि भी दान में दी जाती थी। तो ब्राह्मण जो शिक्षक होते थे राजा के पुत्रों को या फिर उनको पढ़ाते थे, तो जो राजा के पुत्रों को पढ़ाता था जो ब्राह्मण उसको भूमि भी दान में दी जाती थी, जिस भूमि को ब्रह्मदेव भूमि कहा गया है और यह भूमि हर कर से मुक्त थी। तो आप देख सकते हो कि ब्राह्मण समाज जो था वह कितना ऊपर था मौर्य समाज में। तो यहाँ से आपने देखा वर्गों में वर्गीकरण। लेकिन अगर मैं बात करूं यही मेगास्थनीज के अनुसार, तो मेगास्थनीज ने कार्यों के आधार पर लोगों का जो है वर्गों में बंटवारा किया है और यह 7 प्रकार के वर्ग बताता है, जिनमें से पहले थे दार्शनिक। और यह दार्शनिक जो थे यही जो थे ब्राह्मण मानते हैं यहाँ तक कि जो दार्शनिक थे वह ब्राह्मण थे और दार्शनिक को ही सबसे ऊंचा बताया है किसने, मेगास्थनीज ने। तो इन दोनों के विचार यहाँ तो मिल जाते हैं कि ब्राह्मण जो था वह अपना वर्चस्व स्थापित कर चुका था। दूसरे थे किसान। किसान जो थे वह खेती करते थे, इसलिए इसने एक वर्ग किसान बताया है। अगला वर्ग बताया है मेगास्थनीज ने अहीर को, और जो अहीर थे वह पशु पालन जो है किया करते थे। नेक्स्ट थे सैनिक जो कि लड़ाई का काम किया करते थे। कारीगर जैसे बढ़ई वगैरह जो कारीगरी का काम करते थे वह कारीगर। निरीक्षक जो थे वह गुप्तचर थे, तो यह समाज गुप्तचर था। और अगले थे सभासद। तो इस प्रकार से 7 वर्गों में मेगास्थनीज ने अपने समाज को बांटा है। वह किस बेस पर बांट देता है, कार्य के आधार पर बांट देता है। यहाँ हम देखेंगे जो दार्शनिक थे वह सबसे ऊपर थे। अगर गलत भविष्यवाणी जो दार्शनिक करते थे उनके बारे में मेगास्थनीज ने लिखा है कि जो दार्शनिक गलती से गलत भविष्यवाणी करते थे तो उनको राजा द्वारा दंड दिया जाता था और वह फिर जीवन भर उनको मौन रहना पड़ता था। ब्राह्मणों को कई पत्नियां रखने की अनुमति थी, यह ऐसा बताते हैं मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में। और यहाँ भी बताते हैं कि जो समाज था जिस प्रकार से 7 में वर्गों में विभक्त था, तो हर वर्ग को सिर्फ अपने ही वर्ग में विवाह करने की अनुमति थी। लेकिन ब्राह्मण क्योंकि श्रेष्ठ थे, इसीलिए मेगास्थनीज ने यह भी बताया है कि ब्राह्मण जो थे वह अपने वर्ग के अलावा दूसरे वर्ग में भी शादी कर सकते थे। तो यहाँ ब्राह्मण अपवाद थे, बाकी जो वर्ग थे आपस में ही विवाह करते थे। सर्वाधिक जनसंख्या जो थी वह किसानों की थी और बाद में जो आते थे दूसरे नंबर पर वह थे सैनिक। तो मौर्यकालीन समाज जो है मेगास्थनीज और कौटिल्य के अनुसार इस प्रकार से 4 और 7 वर्गों में विभक्त था। अगर मैं बात करूँ दास प्रथा की, तो दास प्रथा के बारे में जो चाणक्य हैं वह कहते हैं कि भारत में दास प्रथा थी, और मेगास्थनीज है वह यह कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। तो इसके पीछे का रीजन यही है क्योंकि जिस प्रकार से दासों के साथ बिहेव यूनान में किया जाता था वह बहुत ही कतिपय था, या फिर मैं कहूँ तो एक क्रूर व्यवहार दासों के साथ किया जाता था। तो ऐसी स्थिति मेगास्थनीज जब भारत में रहता है तो ऐसी स्थिति किसी भी व्यक्ति की नहीं देखता है। तो इस प्रकार से वह तो मेगास्थनीज कहता है कि यहाँ तो भाई कोई दास नहीं था। लेकिन चूंकि कौटिल्य को तो पता था कि दास जो हैं वह खेती के काम में लगाए गए हैं या फिर वो है सेवादारी जो है वह करते हैं, तो ऐसे में जो कौटिल्य है वह बताता है कि 9 प्रकार के दास थे जो अलग अलग वजह से थे। जैसे कि किसी से कर्ज लिया और वह कर्ज नहीं दे पाया तो उसको दासता करनी पड़ती थी, उसको दास बना लिया जाता था। तो इस प्रकार से अलग अलग 9 प्रकार के दासों का जिक्र बताता है कौटिल्य। लेकिन मेगास्थनीज को ऐसी स्थिति किसी की नहीं दिखाई देती है, इसलिए यह बोलता है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। जब हम देखेंगे कलिंग के युद्ध से 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को बंदी बना के ले आए थे, तो यहाँ पर जो बंदी बना के ले आए थे वह दास थे और उनको कृषि के कार्य में लगा दिया गया था। अब मैं बात करूं कौटिल्य के अनुसार शूद्रों की, तो शूद्रों की स्थिति थी वह काफ़ी सुधार में आ गई थी और शूद्र अब जो है खेती का काम भी करने लगे थे और शूद्रों को आर्य कहकर बुलाया है किसने, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट मैं बात करूं समाज में स्त्रियों की दशा, तो स्त्रियों की दशा जो थी वह काफ़ी हद तक अच्छी थी और उनको पुनर्विवाह करने की आज़ादी थी। तो पुनर्विवाह करने की आज़ादी थी, तो इस प्रकार से जो समाज में औरतों की स्थिति थी वह काफ़ी सुधरी हुई थी। लेकिन फिर भी कुछ अपवाद देखने को मिलते हैं। जो वैश्यावृत्ति थी अभी भी प्रचलन में थी और वैश्यावृत्ति के लिए कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में रूपा जीवा नाम दिया है। तो जो स्त्रियाँ वैश्यावृत्ति का काम करती थी वह रूपा जीवा कहलाती थी। पुनर्विवाह प्रचलन में था। तलाक के बारे में बात करूं तो इसमें तलाक भी प्रचलन में था और तलाक का जिक्र मिलता है। लेकिन तलाक के लिए जो अपना कौटिल्य था उसने यह कहा है कि शादी को उसने एक तरह से बंधन माना है, किसने, कौटिल्य ने। इसीलिए वह कहता है जिस स्त्री का तलाक हो जाता है तो वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेती है, क्योंकि
जो कौटिल्य था वह शादी को बंधन बांधता था, तो बंधन से मुक्त हो जाती थी तलाक के बाद, इसलिए उसने मोक्ष की प्राप्ति से उसकी तुलना की है। शादी की एज की बात करूं तो 16 साल जो है फीमेल की एज थी, और 12 साल जो थी फीमेल की एज थी, और 16 साल मेल की एज जो थी। तो मतलब जब लड़की 12 साल की हो जाए और लड़का 16 साल का हो जाए, तो उस स्थिति में विवाह की जो एज निर्धारित थी वह कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में की है। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ आपको जो है यह समझ में आया होगा मौर्यकालीन व्यवस्था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे कि देखेंगे किस प्रकार से मौर्योत्तर काल में आते आते विदेशी आक्रमण और जो अन्य विदेशी जो हैं वह किस प्रकार से आक्रमण करते हैं। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।